नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। खबर ऐसी जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, खबर ऐसी जो आपको आईना दिखा दे, खबर ऐसी जिसमें पूरी सच्चाई हो, क्योंकि वही खबर आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा शो, अच्छी और सच्ची खबर। 2021 में हम लेकर आए एक ऐसा चैनल जिसका मकसद था आपको अच्छी खबरें दिखाना, आपको सकारात्मकता से भर देना। तो चलिए 2021 की ऐसी ही किस बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये खबरें न सिर्फ आपके चेहरे पर स्माइल लाएंगी, बल्कि ये खबरें हैं सच्ची और अच्छी। 2021 में नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यालय 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस जैसे यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात साफ गोई से रखी। समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने वैध समुद्री व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सलाह दी, ताकि सभी देश समुद्री व्यापार के जरिए समृद्धि की राह पर चल सके। और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। इससे पहले 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यूएनएससी की बैठक में हिस्सा लिया था, हालांकि उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। 2021 वो साल रहा जब भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए। पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे, लेकिन 2021 से कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine. इसके लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 2015 में पेपरलेस बजट की शुरुआत की थी। 2021 में केंद्रीय बजट के पेपरलेस होने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य भी इसे फॉलो करने लगे। 2021 आर्थिक मोर्चे पर भी बेहद खास रहा। कोरोना के चलते बिजनेस के लिए भले ही इस साल बुरा रहा हो, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा रहा। भारत में इस साल 42 यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो जाती है। 2011 में इनमोबी भारत का पहला यूनिकॉर्न बना था, लेकिन इसके बाद 2020 तक यानी कि 9 सालों में सिर्फ 37 यूनिकॉर्न ही बन पाए, लेकिन केवल 2021 में अकेले 42 यूनिकॉर्न बन गए। और इस लिस्ट में नायका का नाम सबसे ऊपर है, जिसने कमाल कर दिखाया। फागुनी नायर देश की 7वीं अरबपति महिला बनी और नायर के पास कंपनी के लगभग आधे शेयर हैं, जिनकी कीमत अब 48,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। 2021 में एक और भारतीय नाम की दुनिया में चर्चा हुई, और वो नाम है पराग अग्रवाल, जिन्हें नवंबर में ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बनाया गया। नवंबर में जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और पराग ने कमान संभाल ली। पराग ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। 37 साल के पराग टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ भी बने। ट्विटर ने पराग अग्रवाल को कमान सौंपी है, तो उसकी वजह उनकी लगन और कंपनी के लिए हासिल की गई उपलब्धियां हैं। पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शानदार काम किया, और इसीलिए ट्विटर ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए नेतृत्व पराग को सौंपने का फैसला कर लिया। – 2021 में देश की बेटियों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से शुभ समाचार आया। पहली बार एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों ने हिस्सा लिया। 2021 में मिले हर 3 आवेदन में 1 लड़कियों के थे, और 21 दिसंबर को आए लिखित परीक्षा के नतीजों में टॉप 10 में 6 लड़कियां थीं। वहीं 2021 में केंद्र सरकार ने देश की बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला किया। लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। इस वक्त देश में लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। ऐसे में ये फैसला देश के लड़के और लड़कियों के बीच बराबरी लाने में कारगर होगा। बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले से लड़कियों को कुपोषण से बचाने में भी मदद मिलेगी। 2021 में भारत ने जहां वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक दिन में 250 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई।
17 सितंबर को वैक्सीन की 2,50,00,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि दुनिया में अब तक एक दिन में कहीं भी वैक्सीन की इतनी डोज नहीं दी गई। दो 2021 में पहली बार अमेरिका में क्वाड देशों की आमने सामने बैठक हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन मौजूद रहे। इससे पहले क्वाड की सभी बैठकें वर्चुअली हुई थी, लेकिन 2021 में सभी देशों ने साथ बैठकर कोरोना और देश के कई मुद्दों पर चर्चा की। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। क्वाड ग्रुप की इस बैठक पर चीन के तेवर भी देखने के लिए मिले। चीन ने खुद को दुनिया में शांति कायम करने वाला बताया और साथ ही कहा कि क्वाड देशों को किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चीन ने खुद को दुनिया में शांति कायम करने वाला बताया और साथ ही कहा कि क्वाड देशों को किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। चीन के इस बयान से साफ था कि क्वाड की ताकत के आगे चीन पस्त हो गया है। 2021 में देश आत्मनिर्भरता की ओर भी जोर शोर से बढ़ा। देश के हर सेक्टर में नई मिसाल कायम हुई। इसी सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिमाग कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर या चिप के मामले में भी भारत इतिहास बनाने की तैयारी में है। सेमीकंडक्टर की ग्लोबल कमी को दूर करने के लिए भारत ने 2021 में कदम उठाया और ऑटो कंपनियों को गुड न्यूज दी। मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर के मामले में PLI योजना के तहत करीब 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दरअसल देश में दुनिया अभी भी सेमीकंडक्टर की किल्लत से जूझ रही है। ऐसे में देश में चिप का प्रोडक्शन शुरू होने से देश में चिप की कमी तो खत्म होगी ही, साथ ही इससे कंपोनेंट पर लगने वाले टैरिफ में भी कटौती आएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़े सस्ते हो जाएंगे। 2021 में 63 कंपनियों ने अपने IPO के जरिए 1.18 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये देश के कारोबारी इतिहास में सबसे ज्यादा रकम थी। 2020 में 15 कंपनियों ने 26,613 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इस साल लॉन्च हुए IPO में पारस डिफेंस ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। में सरकार ने 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया। बता दें कि फास्टैग एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है। इसकी शुरुआत 2014 में पहली बार हुई थी, जिसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दिया गया। फास्टैग की वजह से किसी भी टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वहां लगे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से गाड़ी का टैक्स अपने आप वसूल लिया जाता है। दो 2021 में सरकार द्वारा सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी राहत भरी खबर आई। 1 अप्रैल से सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ITR से फ्री कर दिया। ये छूट उन सीनियर सिटीजन्स को दी गई है जो पेंशन या FD पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। गाड़ी में सफर करते वक्त आपका सफर सुरक्षित हो, इस बात को भी 2021 में पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया। कारों के लिए नए नियम लागू करते हुए आगे की दोनों सीट्स पर एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें ड्राइवर के साथ साथ बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को भी अहम माना गया। में सबसे अच्छा बदलाव सोने में आया। निवेश हो या उपहार हो, सोना हर किसी की पहली पसंद रहता है। 1 नवंबर से सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया। दरअसल हॉलमार्क एक तरह की सरकारी गारंटी होता है और इसे हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडिया देता है। हॉलमार्किंग में किसी प्रोडक्ट को तय स्टैंडर्ड पर प्रमाणित किया जाता है। साल 2021 में वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने वाला विधेयक संसद में पास हुआ। हालांकि इसे लेकर खूब सियासत भी हुई और आखिरकार सरकार को ये कहना पड़ा कि वोटर ID को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है और किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका एक फायदा जरूर है कि इससे एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड नहीं रख पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस साल मिला जुला रहा, लेकिन एक उपलब्धि ऐसी रही जिसने इतिहास रच दिया। शर्मनाक शुरुआत करने के बाद भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट सीरीज जीती और 1 साल के अंदर सेंचुरियन में भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की। सेंचुरियन में टीम इंडिया ने पहली बार जीत हासिल की है और 2021 में भारत ने 8वां टेस्ट जीता। इसके साथ ही टीम इंडिया 2021 की सबसे कामयाब टेस्ट टीम बन गई। देश
देश में बढ़ते पोल्यूशन को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने 2021 में एक अहम फैसला लिया। देश में प्रदूषण के खिलाफ नई स्क्रैप पॉलिसी लाई गई, यानी अब 15 साल पुरानी कमर्शियल जबकि 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप यानी कि कबाड़ कर दी जाएंगी। दरअसल 10 से 15 साल पुरानी आपकी गाड़ी अगर फिटनेस टेस्ट पास भी कर लेती है तो उसे रखने से नुकसान ही होगा। एक तो राज्य सरकारें उन गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स वसूल करती हैं, रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए ज्यादा फीस वसूली जाती है, पुरानी गाड़ियों के मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा होगी। में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। 8 दिसंबर की तारीख देश के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका साबित हुई जब किसी सियासी दल ने महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जारी इस घोषणा पत्र को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शक्ति विधान का नाम दिया, जिसे 10वीं और 12वीं की छात्रा को स्मार्टफोन, ग्रेजुएट को स्कूटी, साल में 3 LPG सिलेंडर, बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वायदा किया गया। इस घोषणा पत्र के जारी होने से करीब 1 महीने पहले कांग्रेस की तरफ से 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान भी किया गया था। यूपी में 32 साल से राजनीतिक वनवास काट रही कांग्रेस महिला मतदाताओं के ही जरिए राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 61 लाख के करीब है। यही वजह है कि करीब 45% महिला वोटर्स के जरिए कांग्रेस 2022 की चुनावी जंग को फतेह करने की कोशिश में जुटी है। साल 2021 में ही वो पल भी आया जब कोई भारतवंशी पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर बैठा। सबसे खास बात रही कि अमेरिका के दूसरे सबसे ताकतवर पद पर शपथ लेने वाली महिला थी। दुनिया जिन्हें कमला हैरिस के नाम से जानती है। कमला ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत और पहली एशियाई अमेरिकी भी हैं। हैरिस भारतीय मां और जमैका से ताल्लुक रखने वाले अफ्रीकी अमेरिकी पिता की बेटी हैं। साल 1964 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी कमला की मां श्यामला गोपालन हैरिस 19 साल की उम्र में ही चेन्नई से अमेरिका चली गई थी। वो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी अनुसंधान करता थी जब हैरिस के पिता डोनाल्ड अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। अगस्त को 3 महिला जजों ने सुप्रीम कोर्ट के लिए शपथ ली, जिनमें जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी शामिल रही हैं। इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या 4 हो गई है। कुल 33 जजों में 4 महिला जजों का शामिल होना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ। शुरू से सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की भागीदारी देखें तो अब ये 11 की संख्या तक पहुंच चुकी हैं। जस्टिस BV नागरत्ना वरिष्ठता के हिसाब से साल 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। बतौर चीफ जस्टिस उनका कार्यकाल 36 दिन का रहेगा। जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया भी 1989 में चीफ जस्टिस बने थे। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नो टॉलरेंस की नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से भी नीचे आ गई। सिर्फ इसी साल 171 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 19 पाकिस्तानी आतंकवादी जबकि 152 लोकल आतंकवादी थे। इस साल आतंकियों के खिलाफ किए गए अधिकांश ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट पर ही आधारित थे, जिसकी वजह से घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटकर सिर्फ 180 रह गई, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आतंकवाद शुरू होने के बाद से ही पहली बार पूरे कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की कुल संख्या 200 से नीचे आ गई, जिनमें शामिल स्थानीय आतंकवादियों की संख्या 100 से भी नीचे पहुंच गई है। साल 2021 की शुरुआत हमने इस उम्मीद के साथ की थी कि इस मास्क को कम से कम हम हटा देंगे। हुआ भी ऐसा ही। 16 जनवरी वो तारीख थी जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई और वैक्सीन ही इकलौता ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें कोरोना से सुरक्षित रख सकता है और हम कोरोना को मात दे सकते हैं। धीरे धीरे ही सही वैक्सीन अभियान ने जोर पकड़ा और साल के आखिर तक आते आते हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आबादी के मामले में भले हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में भी हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि ड्यूली वैक्सीनेटेड है और बड़ी संख्या में लोग ऐसे जिनको सिंगल डोज लग चुकी है। और अब क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार सामने खड़ा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने ही अब
ये आदेश दे दिया है कि प्रिकॉशनरी डोज बुजुर्गों को दी जाएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और बच्चों के लिए जो बड़ी खुशखबरी ये कि 2022 में, जी हाँ 2022 में अब बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो कोरोना के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में कितनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है इस साल में, आइए आपको दिखाते हैं। सौ करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। कोरोना से जंग में जो लक्ष्य बेहद कठिन नजर आ रहा था, उसे देश ने 2021 में हासिल कर लिया। 16 जनवरी 2021 को भारत ने अपना वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। 6 अगस्त को यानी 202 दिनों के बाद 50 करोड़ वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया और सिर्फ 76 दिन में 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। वैक्सीनेशन के मामले में एक और कीर्तिमान तब बना जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। इसी दिन 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। वैक्सीनेशन में भारत ने न सिर्फ दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन सवालों के जवाब भी दे दिए जो वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत से ही उठाए जा रहे थे। कोरोना से पहले चरण की लड़ाई के बाद जब वैक्सीन बनाने की बात आई, तब भी देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की काबिलियत पर सवाल उठे, लेकिन जवाब फिर मिला। भारत ने न सिर्फ अपनी वैक्सीन बनाई, बल्कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ इस साल जनवरी से वैक्सीनेशन की मुहिम भी शुरू हो गई। लेकिन इस मुहिम का मजाक उड़ाने वाले और टांग खींचने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, जिनके सवाल थे कि क्या कमजोर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरे देश को वैक्सीन मिल पाएगी। उनकी आशंका थी कि अगर वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो इसमें लंबा वक्त लगेगा और सवाल था कि दूर दराज के इलाकों में या फिर गरीब तबके के लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाएगी। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त। इस साल जनवरी में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन शुरू किया। पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी गई और फिर 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को डोज लगी। आखिर में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की बारी आई। इसमें सरकार का प्रबंधन जबरदस्त रहा। कोविन ऐप के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर नजर रखी गई। डिमांड और सप्लाई में तालमेल बनाया गया। लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए, इसके लिए सरकार ने भी पूरा जोर लगाया और हेल्थ वर्कर्स ने तो कमाल ही कर दिया। वो पहाड़ों की चोटियों पर गए, जंगल के अंदर जाकर टीकाकरण किया। विरोधियों की तरफ से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवाल उठाना असल में देश के लाखों हेल्थ वर्कर्स की काबिलियत को कटघरे में खड़ा करना था, लेकिन उन्होंने अपना दम दिखा दिया। बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो, कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है। वैक्सीनेशन के मामले में देश की कामयाबी को आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश में 92% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 62% आबादी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
आज भारत की बड़ी आबादी को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र हासिल है। चुनौती अभी आगे भी है क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सभी को फुली वैक्सीनेट करना है। नए साल में हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है और 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। आज देश के पास पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है, इसीलिए भरोसा है कि नए साल में भी देश वैक्सीनेशन में नए कीर्तिमान हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2021 में जो खुशखबरी आई उनमें से एक और खुशखबरी थी और वो थी किसान आंदोलन का खत्म होना, जिससे सरकार भी खुश थी, जिससे किसान भी खुश थे, जिससे आम जनता के चेहरों पर भी गुड न्यूज वाली स्माइल आई। दरअसल 2020 में सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर आई थी, जिसको लेकर किसान नाराज थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसानों ने 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाल लिया। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए। एक साल लंबा चला ये आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन हर दौर की बातचीत नाकाम ही रही, बात नहीं बनी और आखिरकार प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को गुरुपर्व के मौके पर आकर कहा कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं क्योंकि वो किसानों को ये कानून समझा नहीं पाए। जिसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया और किसानों ने वापस अपने घरों की तरफ कूच किया। बोलिए 378 दिनों बाद आखिरकार दिसंबर में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। जिन मांगों पर किसान अड़े थे, सरकार की तरफ से वो मान ली गई तो किसान नेताओं ने दिल्ली के बॉर्डर से लौटने का ऐलान कर दिया। आंदोलन खत्म होने से किसानों में खुशी का माहौल दिखा, चेहरों पर मुस्कान लौटी। अलग अलग बॉर्डरों पर आम लोगों ने भी आंदोलन खत्म होने के बाद राहत की सांस ली, क्योंकि हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने की दुश्वारियां खत्म हो गईं। सोनीपत और गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन के सबसे अहम केंद्र रहे। ठंड में, गर्मी में और बरसात में किसान यहां करीब एक साल जमे रहे। आंदोलन खत्म हुआ तो किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। दिल में इस बात का सुकून था कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रही है। पीएम ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और अपने अपने घर लौट जाने की अपील की थी। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे 29 नवंबर को संसद में पेश किया गया था और तीनों कृषि कानून को निरस्त किया गया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हालांकि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसान मोर्चे पर डटे रहे। किसानों के खिलाफ केस वापसी, एमएसपी की गारंटी, किसानों को मुआवजा, बिजली बिल, प्रदूषण कानून, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बना ली गई। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सस्पेंड हो रहा है। हर महीने स्थिति की समीक्षा होगी और अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटेगी तो किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कानून रद्द होने के 2 हफ्ते बाद किसान अपने अपने घर लौट गए। बाद में गाजीपुर बॉर्डर से भी राकेश टिकैत और उनके समर्थक घर लौट गए। इस तरह दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी का भी रास्ता खुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। – 2021 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में भी नए नए कीर्तिमान हासिल किए। भारत ने दुनिया का पहला सबसे हल्का हेलीकॉप्टर बनाया, अग्नि 5 और प्रलय जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। यानी कुल मिलाकर नारा एक ही है, मेक इन इंडिया। 2, 1, now. +1, +2, second off.
आसमान का सीना चीरती हुई इस मिसाइल को देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए होंगे। तस्वीरों से साफ है कि भारत की सुपर पावर मिसाइल प्रलय चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय से हिंद ने सरहद पार बैठे नापाक पाकिस्तान के इरादे चकनाचूर करने के लिए हुंकार भर ली। भारत की प्रलय मिसाइल दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की सरहद से जब प्रलय से वार होगा तो चीन और पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। प्रलय मिसाइल की इस कामयाबी से पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को देखा। 2, 1, now. +1, +2, second off. जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का 22 दिसंबर को भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। इस मिसाइल का नाम प्रलय इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है, जो दुश्मन के इलाके में जाते ही तबाही मचाने में सक्षम है। ये मिसाइल जो है हिंदुस्तान की उस रिक्वायरमेंट को जो अप टू 500 किलोमीटर थी उसको बहुत बड़े पैमाने पर मीट करेगी। ये एक टैक्टिकल क्वाजी सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अनेकों प्रकार के वॉरेट को ले जा सकती है और टैक्टिकल बैटल एरिया में जितने भी दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उसके रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उसके ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन हैं या उसके रनवेज हैं, उनको बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकती है। प्रलय ही नहीं, 2021 में भारत ने करीब 7 मिसाइलों का परीक्षण किया और वो भी एक से बढ़कर एक मिसाइल जो दुश्मन के घेरे में तबाही मचाने के लिए काफी है। वहीं 18 दिसंबर को भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल का उन्नत वर्जन है, इसीलिए इसका नाम अग्नि प्राइम रखा गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, यानी दुश्मन की एक गलती और भारत की मिसाइल तबाही मचाने के लिए तैयार। 13 दिसंबर को भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। ये टॉर्पीडो साधारण सीमा से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसे एंटी सबमरीन में युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वहीं 11 दिसंबर को दुनिया को हिंद की ताकत दिखाने के लिए डीआरडीओ ने पेनाक रॉकेट में अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर अपने बाहुबली पेनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात भी कर दिया है। ये रॉकेट 100 किलोग्राम तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। 8 दिसंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे 2021 बहुत बड़ा नंबरबाज भी रहा है। भारत ने खेल के मैदान में 7 मेडल जीते, 7 या 21 साल बाद 21 साल की हरनाज कौर ने 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर पहना। जी हाँ, हिंदुस्तान के खाते में ताज आया। अब बात महिलाओं की हो रही है और नंबरबाजियों की हो रही है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि भारत की आधी आबादी ने इस साल 2021 में और कितने कमाल किए हैं। ये वो मंच है जहां खूबसूरती के हर रूप को परखा जाता है। चाल ढाल, शक्लो सूरत ही नहीं, सीरत को भी तोला जाता है। सोच को भी मानकों के महीन कसौटी पर गुजारा जाता है और तब जाकर वो शख्सियत सामने आती है जिसे मिस यूनिवर्स कहा जाता है। इक्कीसवीं सदी का 21वां साल और 21 साल की हरनाज संधू ने देश के 21 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। लेकिन हरनाज का मन हमेशा से ही इन सब से हटकर कुछ अलग करने का रहा है। कॉलेज के दिनों से ही हरनाज ने अपने सपनों को उड़ान देना शुरू कर दिया था। दो 2017 में कॉलेज में एक शो के दौरान उन्होंने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी और फिर कामयाबी का सफर यहीं से शुरू हो गया। 2017 में हरनाज ने
मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता। इसके एक साल बाद हरनाज को मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया। 2 प्रतिष्ठित खिताब जीतने के बाद हरनाज ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया, जहां वो टॉप 12 तक पहुंच पाई। उन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब भी अपने नाम कर लिया। अपनी पढ़ाई, मॉडलिंग और पेजेंट की तैयारी के साथ साथ हरनाज एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं। हरनाज ने 2 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। भारत को अपनी इस बेटी की सफलता पर नाज है और इसका जश्न पूरा देश मना रहा है। भारत की इस बेटी ने खूबसूरती का खिताब अपने नाम किया, लेकिन 2021 में तो जैसे हर मैदान भारत की बेटियों ने ही फतेह किया। घर की रौनक बनकर गृहस्थी और परिवार तो सदियों से संभालती आई है, लेकिन अब भारत की बेटियां देश और दुनिया में अरबों डॉलर की कंपनियां भी संभाल रही हैं। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर ने 2021 में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। नवंबर 2021 में नायका का आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ। कंपनी का शेयर मार्केट में इतना धमाकेदार आगाज हुआ कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के पार चला गया। फाल्गुनी नायर की कंपनी आज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है। खुद फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। फाल्गुनी की नेटवर्थ आज अरबों डॉलर की करीब पहुंच गई है। उनकी कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि फाल्गुनी सेल्फ मेड महिला अरबपति हैं। 2021 में भारत की एक और बेटी ने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पताका फहराई। दिसंबर 2021 में भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी फैशन ग्रुप शनेल ने अपना ग्लोबल सीईओ बनाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी लीना आज बेहद कुशलता से दुनिया की जानी मानी कद्दावर कंपनी संभाल रही हैं। 2021 में व्यापार के साथ साथ राजनीति और प्रशासन में भी भारत की महिलाओं ने नई ऊंचाइयां हासिल की। जुलाई में भारत की मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद अब कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को मिलाकर अब केंद्रीय मंत्री परिषद में महिलाओं की कुल संख्या 9 हो गई। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। बीते साल फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 34वां रैंक दिया है। 2021 में जमीन के साथ साथ भारत की बेटियों ने आसमान के सितारों तक अपनी पहुंच बनाकर दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। जुलाई 2021 में ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन 5 सदस्यों को लेकर अंतरिक्ष गए थे। भारत में जन्मी सिरीशा बांधला भी इस मिशन में उनके साथ गई थी। आंध्र प्रदेश में जन्मी सिरीशा ने अमेरिका जाकर एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्रियां हासिल की थी। अभी ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक में वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत की इन बेटियों ने अपने कमाल से 2021 को बेटियों का साल बना दिया। देश को अपनी बेटियों पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2021 में खेल के मैदान से भी भारत के लिए बहुत सारी खुशखबरियां आई और भारतीय खिलाड़ियों ने हमें जश्न मनाने का मौका दिया। इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का लोहा मना। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्डन बॉय बने नीरज चोपड़ा। भारत ने 7 मेडल जीते, जिसमें 2 सिल्वर 4 ब्रोंज थे। सबसे बड़ी 2 खास बातें हुई। 41 साल का सूखा खत्म हुआ क्योंकि भारतीय हॉकी ने मेडल जीता और इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने वो दम दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। इस ओलंपिक में भारत ने अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार 7 पदक जीते। लेकिन ओलंपिक का आखिरी दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन गोल्ड जीता। भारत का ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में यह पहला स्वर्ण मेडल था और व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा। इससे पहले सिर्फ अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड जीता था। भारत में पदक जीतने वालों में रवि दहिया, बजरंग पुनिया भी शामिल रहे, जिन्होंने कुश्ती में रजत और कांस्य पदक जीता। ऐसी ही सफलता पुरुष हॉकी टीम को मिली, जिसने कांस्य पदक जीतकर हॉकी में सुनहरी वापसी के संकेत दिए। लेकिन ओलंपिक में भारत की बेटियों का बोलबाला रहा। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में,
सिल्वर मेडल जीतने के साथ टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही भारत के लिए पदकों का खाता खोल दिया। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में कुल 202 किलो भार उठाकर ये कारनामा कर दिखाया। मीराबाई के जोरदार प्रदर्शन के बूते भारत को पूरे 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग के लिए ओलंपिक पदक मिलने जा रहा था। जहां सारा देश अपनी सिल्वर गर्ल पर गर्व महसूस कर रहा था, तो वहीं मणिपुर अपनी इस बेटी की खुशी पर फूला नहीं समा रहा था। इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर की दूर नोंगपोक का जिम नाम का एक छोटा सा गांव अचानक दुनिया के नक्शे पर आ गया। गुजरे हुए आधे साल में भय, अवसाद और विषाद का दौर देख चुके देश को मीराबाई चानू ने 24 जुलाई के दिन एक साथ खड़े होकर मुस्कुराने और खुशी मनाने का मौका दिया था। दो 2021 का भारत अभी मीराबाई की जीत की खुशी में झूम ही रहा था कि देश की एक और बेटी ने भारत की खुशियों को दोगुना कर दिया, भारत के गर्व को दोगुना कर दिया, भारत की उम्मीदों को दोगुना कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन चैंपियन पीवी संधू ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वो व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इतना ही नहीं बल्कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक हासिल करने वाली देश की दूसरी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले अब तक केवल सुशील कुमार ये कारनामा कर पाए हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद की स्टार शटलर सिंधु इससे पहले 2014 में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। लेकिन 2021 के ओलंपिक में भारत की बेटियों का विजय रथ यहीं नहीं रुका। पीवी सिंधु के बाद स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोक्यो में एक बार फिर से तिरंगा लहरा दिया। लवलीना ने 69 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ यादगार प्रदर्शन किया। असम के गोलाघाट की इस बेटी ने पूरे 9 साल बाद देश को ओलंपिक बॉक्सिंग में पदक दिलवाया। 23 साल की लवलीना विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। ओलंपिक की तैयारियों के लिए यूरोप दौरे पर जाने से पहले वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, लेकिन लवलीना ने शानदार वापसी करते हुए 69 किलोग्राम वर्ग में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नियन शिन चेन को मात दी। भारत की इन बेटियों ने साल 2021 में विश्व पटल पर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है।